Hello friends, this is Dr. S.M. Azad, teachers, trainers and mentor, passed from JNU, alumnus and teaching training to the aspirants of civil services over 15 years. दोस्तों, मैं आज प्राजस के प्लेटफॉर्म से मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री का रिसर्च वर्क है। साथ ही साथ आज जो सबसे गहन, जो सबसे विशेष चीज़ आज मैं डिस्कस करने आया हूँ कि एनसीईआरटी एक चर्चा का विषय बना होता है। हमेशा से जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं उन्हें मैसेज दे दिया जाता है कि एनसीईआरटी की किताब को पढ़ो। ये नहीं बताया जाता है क्यों पढ़ो, कैसे पढ़ो, उसकी मॉडलिटीज़ क्या है। तो आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के डिमांड पे ये क्लियर करने आया हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी के पढ़ने के साथ समझने का काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ 11th क्लास की किताब के 11th क्लास की कोर्स ऑफ स्टडी प्लान का एनसीईआरटी की किताब जो आर एस शर्मा द्वारा लिखी गई है। उसके एक छोटे से टॉपिक को मैं उठा रहा हूँ जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग की बात कीजिएगा। और अंडरस्टैंडिंग की जो बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो ख़ास बात करने जाते हैं हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। जो टॉपिक मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँगा फ्रॉम टूल टू टेक्नोलॉजी। टूल टू टेक्नोलॉजी मैं आज बात करूँगा टूल टू टेक्नोलॉजी। इस टूल टू टेक्नोलॉजी में जिस चीज़ की व्याख्या मैं करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करना चाह रहा हूँ, आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे। सबसे मेजर चीज़ है एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी को समझना। और एनसीईआरटी को समझने की बात क्या है, इसका अप्रोच होता है, दृष्टिकोण क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी फेसिट अप्रोच। और इस मल्टी फेसिट अप्रोच को कैसे डेवलप करेंगे, जो पूरी तरह से किस चीज़ पे आधारित होगा, 360 डिग्री एंगल पे होगा। और ये 360 डिग्री एंगल इस चीज़ को बताएगा कि कैसे आप कॉन्सेप्ट को डील करते, हाउ यू कैन डेवलप योर कॉन्सेप्ट, हाउ यू कैन डेवलप योर कनेक्टिविटी एंड हाउ यू कैन डेवलप द कंटेम्प्ररी एंड अदर पार्ट्स ओवर देयर। तो कहने का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ आज 4C प्रिंसिपल है, यानी 4C सिद्धांत है। उसके आधार पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या नज़र आती है, किसी भी चीज़ को आप देखते हो, ये पूरी चीज़ें किस चीज़ पे आधारित है, फैक्ट पे आधारित है। फैक्ट का मतलब सत्य पे आधारित है। और किसी भी सत्य के पीछे एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देनी होगी, वो क्या होता है, इंक्विजिटिविटी। किसी भी चीज़ की जानकारी, क्यूरोसिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बिना क्यूरोसिटी, और क्यूरोसिटी कहाँ से आता है, फैक्ट से आता है। हर एक तथ्य जो सामने में नज़र आता है फैक्ट है, और किसी भी फैक्ट के पीछे में क्यूरोसिटी, जिज्ञासा ज़रूरी होती है, प्रोबिटी ज़रूर होती है। उसकी क्यूरोसिटी की जब विशेषता में जब जाते हैं, पता चलता है कि कुछ ना कुछ तथ्य उसके साथ छिपा हुआ है, कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। किसी भी तथ्य के पीछे में, किसी भी फैक्ट के पीछे में एक कॉन्सेप्ट, एक विचार, एक आइडिया ज़रूर छिपा हुआ है। और वो आइडिया किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड ज़रूर है, किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ ज़रूर है। जैसे इस कॉन्सेप्ट के बाद जो दूसरी चीज़ नज़र आती है, कनेक्टिविटी नज़र आती। कनेक्टिविटी का मतलब उस कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा, कनेक्टिविटी रही होगी। और कनेक्टिविटी की बात जब कहते हैं, चीज़ें क्या नज़र आती, कॉन्टेम्प्ररी का मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसका महत्व क्या है, ये सबसे बड़ी विशेषता नज़र आती है। जैसा कि मैंने ऊपर में मेंशन किया है टूल टू टेक्नोलॉजी। और जब टूल टू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी किताब में ये मिलेगा। पहला जो कंडीशंस है, स्टोन एज। जब स्टोन एज की बात करते हैं, पूरा पाषाण युग की बात करते हैं, और टूल और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये पहली चीज़ जो सेग्रीगेशन बनाया गया है, इसको पार्टीशन जो किया गया है, प्री हिस्टोरिक एज। ये सेक्शन किस चीज़ का होता है, प्री हिस्टोरिक एज का होता है। प्री हिस्टोरिक एज पूरा पाषाण युग की बात करते हैं। और प्री हिस्टोरिक एज को 3 सेक्शन में बांटा गया है। वो 3 सेक्शन है पैलियोलिथिक,
पैलियोलिथिक एज। जो दूसरा सेक्शन बांटा गया है उसको कहते हैं मेसोलिथिक एज। और जो तीसरा सेक्शन है इसको मध्यपाषाण युग भी कहते हैं हिंदी में, और तीसरा है सेक्शन नियोलिथिक एज। और ऐसा भी दिखाया गया है कि पैलियोलिथिक एज को 3 सेक्शन में बांटा गया है। वो है अपर, दूसरा है मिडिल और तीसरा है लोअर। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अपर, मिडिल और लोअर को आप स्किप कीजिए और पूरी तरह से आप आ जाइए पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज के पैरामीटर को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है, आप उस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कनेक्टिविटी ज़रूर होगी, कॉन्सेप्ट ज़रूर होगा, कंटेम्प्ररी ज़रूर होगा। बगैर उसके किसी चीज़ का उत्पन्न या किसी चीज़ की शुरुआत नहीं होती है। और एनसीईआरटी की सबसे बड़ी विशेषता ये जान रखिएगा, यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंडिंग। और यूपीएससी का रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग किसके लिए है? जो यूपीएससी करने बच्चे जा रहे हैं वो एक अधिकारी होंगे। तो उस अधिकारी का कनेक्शन ये पूरा पाषाण युग से क्या होगा? तो आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा? आपको पढ़ना होगा, आप देखो कि इवोल्यूशन सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट कैसे हो रहा है, सोसाइटी किस हिसाब से डेवलप कर रही है, किस हिसाब से प्रोसीड कर रही है, किस हिसाब से प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसकी हो रही। तो एक सेक्शन को मैं बताऊंगा जो आपके ट्रिक और टेक्निक से आधारित होगा। और इसके तरीक़े को बताने का जो तरीका मैं बताना चाहता हूं, सबसे मेजर चीज़ होगा कि पैलियोलिथिक एज को जब हम पढ़ाई डिसाइड करते हैं, पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं, पूरा पाषाण युग की बात करते हैं, इसका सबसे बड़ी चीज़ है पीरियोडाइजेशन मेंशन किया है 500,000 BC की बात कही गई है। इस डेट को याद रखना या नहीं याद रखना बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन एक एरा, एक युग को आप ज़रूर याद रखेंगे। पैलियोलिथिक एज के साथ साथ प्री हिस्ट्री में इसको ज़रूर डालेंगे। और इसका जो मेजर थीम नज़र आता है, जो थीम मेंशन किया गया है, इसमें जो थीम मेंशन किया गया है, इस थीम में मेंशन किया गया है, इस पीरियड में मानव क्या है? हंटर है। द मैनकाइंड इज हंटर, प्लस क्या है? वो फूड गैदरर है। वो क्या है? फूड गैदरर है। वो क्या है? फूड गैदरर है। फूड गैदरर है, यानी ये सबसे बड़ी थीम की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी। समझनी ये होगी जब 500,000 साल पहले जब मानव होमो इरेक्टस कहते हैं, पहली बार आदमी चलना शुरू करता है खड़े होकर करके, तो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? हंटर और फूड गैदरर। इसका मतलब क्या है? उसको सबसे बड़ी चाहत क्या थी? जीवित रहना। और जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होगी। और फूड की ज़रूरत को प्रोक्योर करने का तरीका क्या होगा? टूल होगा, हथियार होगा। और वो टूल क्या होगा? जानवरों को शिकार होगा। तो पहला उद्देश्य क्या नज़र आता है? हंटर और फूड गैदरर की बात करते हैं। अगर हम कहते हैं इसको जब कोरिलेट करोगे, प्रेजेंट टाइम में आपका डिमांड क्या है? जब आदमी इवॉल्व होता है, चलना शुरू कर देता है, होमो इरेक्टस हो जाता है, तो आदमी की प्रथम नीड क्या होती है उस पीरियड में? किसी तरह से अपने को जीवित रखना। किस चीज़ के? खा करके, भोजन से, शिकार करके, ये आवश्यकता है। अगर उसको कोरिलेट करो प्रेजेंट टाइम से कि अभी हम लोगों की सबसे प्राइम आवश्यकता क्या है, जब प्राइम आवश्यकता की बात करते हो, सबसे बड़ी आवश्यकता आपकी क्या नज़र आ जाती है? अगर सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो, सबसे पहली आवश्यकता क्या नज़र आ जाती है आपकी? कैसे अपने करियर को सेव करें, करियर को सेव करें। दूसरी चीज़ क्या होती है? कैसे सम्मानजनक स्थिति में पहुँचे। फिर तीसरी चीज़ क्या नज़र आती है? धन राशि, मुद्रा भी मिले और एक कंफर्ट जीवन को आप बिताएं। तो जस्ट इमेजिन अबाउट दैट टू। जो प्री हिस्टोरिक एज की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होनी होगी। और यूपीएससी ने इसको सिलेबस में क्यों इंडक्ट किया है? इसीलिए किया है, आदमी इवॉल्व क्या हो रहा है, मस्तिष्क के, मानव के बुद्धि के साथ साथ आवश्यकता, नीड, सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है। इसीलिए मैंने शब्द क्या रखा था? फ्रॉम टूल टू टेक्नोलॉजी। ये आपको अप्रोच रखना पड़ेगा। क्या अप्रोच रखना पड़ेगा? फ्रॉम टूल टू टेक्नोलॉजी। टूल टू टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आदमी ने जीवन की शुरुआत कहाँ से की है?
एक छोटे से औजार से की है, छोटे से ऑब्जेक्ट से की है, और वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बना होता था? पत्थरों का होता था। वर्तमान समय में स्थिति क्या है? टेक्नोलॉजी, आप सबों के पास सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी टाइप की चीज़ है। तो वस्तुतः हिस्ट्री का आरंभ वहीं से हो रहा है। और यहाँ पर हिस्ट्री का जो अप्रोच है, हिस्ट्री का जो दृष्टिकोण है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये दृष्टिकोण किस ओर आपको ले जाता है, किस ओर ले जाता है, किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, ये मल्टीफेसिट अप्रोच आपको रखना होगा। तभी ये चीज़ नज़र आती है कि क्यूरोसिटी क्या है, किसी जानने की जिज्ञासा क्या है। और जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को देखोगे तो जिज्ञासा होनी चाहिए और तुरंत आपके मन में एक तूफान आना चाहिए, ये है क्या, ये है क्या, इसकी जिज्ञासा ज़रूरी होगी। किसी भी चीज़ को जानने से पहले देखते ही ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ये है क्या। जब ये है क्या, ये फैक्ट होता है, तो उस तह में जाना होगा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य की जानकारी मिली तो इसकी उपयोगिता कहाँ पर है, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिविटी। और उपयोगिता किस प्रकार से आपको हेल्प करती है, मदद करती है, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिविटी। तो आइए अब हम आते हैं इस चीज़ में, और याद रखिएगा इसका जो पैरामीटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको एक खाके में मैंने बांटा है। और खाके में कैसे बांटा है? सबसे पहली चीज़, जिसने एक बहुत बड़ा क्रांति लाया, और टूल बनाने वाला कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, वो सैवेज पीपल थे, उस पीरियड के प्रिमिटिव पीपल थे। उन लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज़ को डेवलप किया, चूँकि वो मानव थे। और आप जानते हैं कि धरती पर जो सबसे बड़ा सुपर स्पीसीज कोई है तो वो मानव है। मानव से बड़ा कोई भी सुपर स्पीसीज इस धरती पे नहीं। तो आइए मैं इस पैरामीटर को 4 पार्ट में बांटता हूँ। पहली चीज़ क्या है? जो चीज़ पूरे सिस्टम को इंस्ट्रूमेंटल बनाती है, उसको क्या हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? टूल की बात करेंगे। और बहुत सरल सी बात है, जब भी अगर सवाल पूछा जाए या सवाल किया जाए, मन से सवाल कीजिए, ये टूल होता क्या है? ये टूल क्या है? जो मानव के कार्यों को आसान बना देता है, दैट इज़ कॉल्ड टूल। और इमेजिन कीजिए, ये कल्पना मानव ने कब कर लिया? मैन मस्ट हैव डेवलप्ड दिस आइडिया ओवर व्हाट 500,000 BC में। मानव की ये समझ हो गई कि चीज़ को आसान बनाने के लिए कोई चीज़ अगर है तो वो टूल हो सकता है, एक यंत्र हो सकता है, उससे उसकी विशेषता डेवलप कर जाती है। तो सबसे पहली चीज़, क्राइटेरिया क्या लेते हैं हम लोग? टूल लेते हैं। जब टूल की बात करते हैं तो क्या देखा जाता है इस काल में? इस काल में जो टूल है, बड़े बड़े पत्थरों के जो टूल निर्माण किए गए, ये यूज़ में लाए गए टूल, विभिन्न प्रकार के टूल थे, हथियार थे। और वो टूल हथियार मुख्य रूप से बड़े बड़े, कहा जा सकता है पत्थरों के बने, पर बड़े बड़े पत्थरों के बने टूल। और मानव की ये कला, कहा जा सकता है मानव इस कला में पूरी तरह से निपुण हो चुका था कि मानव को सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी? इस टूल की थी। और इस टूल के माध्यम से मानव अपने हर एक काम को आसान करना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस एज को हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, पूर्व पाषाण युग की बात करते हैं। और पहली बार स्टोन के माध्यम से क्या देखते हैं? मानव का काम आसान होना शुरू हो जाता है, मानव इस प्रक्रिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। अब इस देखिए टूल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है। टूल के जब इम्पैक्ट की बात करते हैं तो दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है? यूजेज ऑफ टूल। यूजेज ऑफ टूल, मानव ने इन पत्थरों का जो सबसे पहला इस्तेमाल किया, किस चीज़ के लिए किया? हंटिंग के लिए किया। हंटिंग के लिए, हंटिंग का मतलब है शिकार के लिए किया। और शिकार के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि भोजन की आवश्यकता बगैर शिकार के नहीं हो सकती थी। और शिकार के साथ साथ कुछ खाने की जो व्यवस्था थी उस पीरियड में, इस काल में देखा जा सकता, कंदमूल, कुछ बड़े बड़े कहा जा सकता है रूट्स या जड़ें भी हुआ करती थी। और मानव इस काल में मांसाहारी था, यानी मांसाहारी का मतलब है शाकाहारी चीज़ें भी थी, लेकिन मानव का जो रूप था, नियंडरथाल मैन जो हम लोग देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से, मानव का जो शरीर था या मानव का जो बॉडी था, और मानव का ख़ास करके अगर देखते हैं कि मानव का माउथ अगर देखते हैं, मानव का माउथ किस प्रकार का था? मानव का माउथ इस प्रकार का था, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है? होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस। इसे होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। और ये शो करता है, स्नूट ये शो करता है कि मानव का जो दांत रहा होगा
दांत रहा होगा, कैनाइन जैसी चीज़ें होंगी। और अक्सर ऐसे दांत किसी भी जानवर को देखते हैं, ऐसा लगता है कि जो मांसाहारी जानवर होगा उसी के दांत कैनाइन जैसी चीज़ें होंगे। तो ये इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है, मानव जब 500,000 साल पहले में धरती पे आया होगा, होमो इरेक्टस के रूप में आया होगा, तो ज़्यादातर उसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया होगा, बड़े बड़े दांत होंगे, तो मांसाहारी के रूप में सामने नज़र आ जाता। ये एक सबसे बड़ी विशेषता नज़र आती है। तो क्या पता चलता है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करनी है कि मानव जब धरती पे आता है तो मानव मांसाहारी था या शाकाहारी था। ये एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है। आप क्लियर कट जान सकते हैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, जियोलॉजिकल तथ्यों के आधार पर, एंथ्रोपोलॉजी तथ्यों के आधार पर कि मानव जब धरती पे आता है 500,000 साल बीसी में, तो क्या देखते हैं, मानव मांसाहारी है मुख्य रूप से। और कुछ ऐसे रूट्स भी मिले हैं, चीज़ें भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मानव रूट्स आदि चीज़ को भी मानव खाता रहा होगा। दूसरी खास बात नज़र आती है कि मानव को तो एक क्षेत्र में कहा जा सकता सफलता मिल जाती है कि खाने की व्यवस्था कर लेता है, लेकिन खाने की व्यवस्था के साथ साथ जो दूसरा एस्पेक्ट मानव का नज़र आता है, वो क्या नज़र आता है, मानव का सेटलमेंट। मानव का क्या देखते हैं, सेटलमेंट। सवाल ये उठता है क्या मानव ने इसी काल से घर बनाना शुरू किया, रहने का कार्यक्रम शुरू किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानव को देखा जाता है, प्रमाण ये मिलता है, मानव इस पीरियड में ज़मीन से ऊपर कंदराओं या कह सकते हैं केव्स में रहा करता था, और केव्स के साथ साथ एक खास बात देखते हैं, वैसे केव्स में रहा करता था जहाँ पर साइड में क्या देखते हैं, वाटर, पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर रही होगी। तो ये जानकारी मिल गई कि पानी के निकट, पानी के नज़दीक मानव ज़रूर रहता था, क्योंकि मानव की आवश्यकता क्या होती थी, पानी की भी आवश्यकता होती थी। पहला कंडीशन नज़र आया। और मानव की ये जानकारी मिलती है कि मानव मांसाहारी ज़्यादा था, शाकाहारी कम था। और सेटलमेंट की जब बात किया जाता है, गुफाओं में रहा करता था, एक और कंडीशन सामने नज़र आ जाता है। अब ये जानकारी हमें देखनी है कि मानव जो टूल या कहा जा सकता है औजार कहा जा सकता है ऑब्जेक्ट बनाने में माहिर था, तो मानव ने कुछ और भी कार्य कर लिए। क्या देखा जाता है कि मानव ने इस काल में क्या देखते हैं, टूल बनाने के क्रम में, यानी पत्थरों से कहा जा सकता है, पत्थर में जब टकराहट होती थी, क्या देखते हैं, फायर। मानव ने क्या डिस्कवरी कर ली, और ये अनजाने में डिस्कवरी हुई, मानव ने आग की भी खोज कर ली। अब आप फिर सोचिए, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। सवाल पूछा जाए कि आग की खोज किस साइंटिस्ट ने की, आग की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो पता चलता है कि ये आदि मानव प्रिमिटिव मैन ने इसकी खोज कर ली थी। और क्या देखते हैं, स्टूल, यानी कह सकते हैं कि टूल बनाते बनाते, औजार बनाते बनाते, घर्षण से क्या देखते हैं, फायर की भी जानकारी आदमी को मिल जाती है। और जब फायर की जानकारी आदमी को मिल जाती है, तो फायर की यूटिलिटी, फायर की उपयोगिता मानव नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या थी मानव की कि फायर के ऊपर कंट्रोल उसका नहीं होता है, उपयोगिता नहीं होती। लेकिन मानव ने इस काल में एक और डिस्कवरी कर ली कि जाने अनजाने में मानव के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजेस था, मानव के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो क्या थी, हाउ टू सर्वाइव कैसे किया जाए, यानी जीवित कैसे रहा जाए। तो मानव ने इसका भी जुगाड़ बहुत आसानी से कर लिया। पहली चीज़ क्या जुगाड़ हो गया सर्वाइव करने का, आग की जानकारी से मानव की दो चीज़ों की समस्या का समाधान हो जाता है। पहली चीज़ क्या है, फायर के कारण मानव ने अपने आप को गर्मी, कह सकते वार्मथ, मानव ने अपने को इस स्थिति में लाया कि आग की गर्मी से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सके, और इसका मनुष्य के जीवन पे बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं लाभ हुआ। दूसरी चीज़, मानव को जो फियर था, किस चीज़ का फियर था, मानव को वाइल्ड एनिमल का फियर था। वाइल्ड एनिमल का फियर था मानव को वाइल्ड एनिमल के फियर का मतलब क्या है, मानव की सुरक्षा। कहने का उद्देश्य क्या है, जो सबसे मेजर चीज़ था सर्वाइवल के लिए, पहला तो कंडीशन क्या नज़र आता है, कैसे खा करके ज़िंदा रहा जाए। दूसरी चीज़ क्या, ज़िंदा बचता है
तो फिर उसे जानवरों का खतरा है। तो मानव ने आग के माध्यम से जाने अनजाने में, ये डेलिब्रेट एक्ट नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में मानव दो चीज़ों में सफल हो जाता। पहला क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर उस समय में समझ लिए -50, 60, 70 रहा होगा, और उसमें सरवाइव करना, उसका उस कंडीशन में सरवाइव करने में जो सबसे बड़ी भूमिका नज़र आती है किसका है, आग का। बॉडी को क्या करता है, अपने बॉडी को वार्म कर पाता है, गर्म कर पाता है। दूसरी तरफ क्या देखते हैं, जानवरों से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। और यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है, प्रश्न अराइज होता है, क्या अराइज होता है। इरफान हबीब की किताब हिस्टोरियन ने अपने किताब में बताया क्या है, इसका जो मानव के जीवन पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, आदमी का स्पैन ऑफ लाइफ बढ़ जाता है, दो चीज़ों से बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कंडीशंस क्या है, मानव अपने आप को जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट कर लेता है। दूसरी चीज़ क्या नज़र आती है, गर्मी, आग से गर्मी मिलती है जिससे उसके बॉडी को एनर्जी मिलती है, और मैन अपने, कहा जा सकता है, लाइफ को बहुत आसानी से प्रोटेक्ट कर लेता है। मानव अपने जीवन को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो क्या देखते, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। यानी सर्वाइवल फॉर विटेस्ट की थ्योरी है, मानव अपने जीवन को हमेशा, और तब से लेके अब तक मानव अपने हर क्षेत्र में विकास होता जा रहा है, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे वो तकनीकी विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास, यानी विभिन्न कंडीशन में, विभिन्न स्टेजेस में ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कंडीशन है। तो पहली चीज़ों को मैंने कह दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नज़र आई, टूल। तो टूल की कनेक्टिविटी कहाँ से की। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ है टूल, जो आपके पढ़ने का तरीका होगा, टूल। मानव ने टूल डेवलप किया, और सबसे बड़ी बात है, टूल ने क्या डेवलप करा दिया। इस पत्थर के टूल से जो सबसे बड़ा एडवांटेज नज़र आ जाता है, क्या नज़र आ जाता है, अपने काम को मानव ने आसान किया। और सबसे बड़ी बात है, काम को आसान करते हैं तो आसान करने का तरीका क्या था, हंटिंग की व्यवस्था शुरू होती है। हंटिंग का मतलब है भोजन की तलाश हो जाती है, और इसी हंटिंग की तलाश में जब मानव टूल, क्वार्टजाइट, कड़े कड़े, जो कहा जा सकता है कि बहुत ही कड़े पत्थर या हार्ड स्टोन की जो चीज़ होती है, तो उसे दो चीज़ें निकल करके आती हैं। पत्थर से घर्षण के कारण क्या नज़र आता है, फायर की डिस्कवरी हो जाती है, लेकिन डिस्कवरी हुई है, उसकी यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी हो रही है, जाने अनजाने में हो रही। दूसरी चीज़, मानव अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब देखिए कनेक्टिविटी का मतलब टूल, यानी कि एक छोटा सा औजार आपके जीवन को चलाने में, कहा जा सकता है जीवन को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वर्तमान समय की अगर मनुष्य की आप तुलना करें, इफ़ यू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट डे माइंड, व्हाट इज़ दैट, द प्रेजेंट डे मैन इज़ एबल टू डेवलप देयर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ने आपके काम को आसान कर दिया है, क्योंकि हर एक चीज़ अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिमोट के आधार पे भी किया जा सकता है। तो दिस वे यू शुड हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल, यानी टूल को आप टेक्नोलॉजी तक कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये पहला पहलू मैंने डिस्कस किया, टूल की महत्वता क्या है। टूल की महत्वता क्या नज़र आती है, एक टूल के माध्यम से इस काल में मनुष्य अपने जीवन को एबिट, कहा जा सकता है कि इम्प्रूव बना लेता है, अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है। दूसरी चीज़ नज़र आती है, और ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस समय में मानव के खाने की व्यवस्था क्या रही होगी, ये भी जानकारी आपको मिल जाती। अब दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ इसमें जानकारी क्या मिलती है, आदमी रहता कहाँ था, ये भी सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी, इसका मतलब है मानव अगर होगा तो उसे रोटी, कपड़े, मकान की ज़रूरत होगी। वर्तमान समय की ये नीड होती है, उस समय में भी मानव ने अपनी इस नीड की बहुत आसानी से पूर्ति कर ली। अब दूसरी चीज़ आती क्या है, दूसरी चीज़ क्या आती है, मानव का क्लोथिंग क्या रहा होगा, मानव का क्लोथिंग क्या रहा होगा, मानव किस प्रकार के, कहा जा सकता है, वस्त्रों का इस्तेमाल किया होगा। जब आगे देखते हैं तो क्या पड़ता है, मानव ने सबसे पहली बार बार्क ऑफ द ट्री, कहते हैं बार्क, इट इज़ व्हाट, बार्क ऑफ द ट्री, बार्क ऑफ द ट्री, यानी सबसे पहली बार मानव ने अपने शरीर को ढकने का कार्यक्रम किया होगा। किस चीज़ से किया होगा, पेड़ों की छाल से। और दूसरा प्रमाण क्या मिलता है, पत्तों से, लीव्स से। दूसरा क्या प्रमाण मिलता है, पत्तों से मिलता है। तो ये दो चीज़ों को बता रहा है, हमेशा याद रखिएगा। मानव ने ये कल्पना की,
मैन कैन विजुलाइज देमसेल्फ दैट दे शुड प्रोटेक्ट देयर बॉडी। बॉडी को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा इथिकल इशू है। क्लाइमेटिक कंडीशन इज द अनदर पार्ट ऑफ दैट। क्लाइमेट तो है ही, जलवायु तो है ही, लेकिन मानव ने क्यों कल्पना किया कि शरीर को ढकना चाहिए? एक कह सकते हैं एन एलिमेंट ऑफ इथिकल इशू मस्ट बी केम टू प्रोमिनेंस बाय दिस टाइम, क्योंकि मानव का जो एक्शन था, और ये जाने अनजाने की बात कहा जा सकता, तो मानव सबसे पहले अपने शरीर को ढकने की जो व्यवस्था करता है वो क्या कहेंगे? क्लोथिंग। क्लोथिंग कहाँ से पहली चीज़ आ रही है? बार्क ऑफ द ट्री से, याद रखिएगा, बार्क ऑफ द ट्री एंड द लीव्स ऑफ द ट्री, ये चीज़ सामने नज़र आता है। तो दूसरा स्टेज आपने देखा, टूल को देख लिया आपने, टूल के साथ में क्या देखता है? आदमी का फूड हैबिट्स जैसी चीज़ें देख लिया। अब क्या देख लिया आपने? क्लोथिंग जैसी बात आपने कर ली, ये सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, सेटलमेंट की भी बात कर ले। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, और मानव के लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए कहते हैं कि मानव बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव बहुत बड़ा सुपर स्पीसीज है, मानव का रिक्रिएशन। और इसी काल से एक चीज़ शुरू होती है, उसको कहते हैं रिक्रिएशन। और मैं यहाँ रिक्रिएशन को, आपके फ्री समय को मैं किस चीज़ में इंडक्ट करने की कोशिश करूँगा? आपकी हॉबी के बारे में करूँगा। याद रखें, हॉबी आपके यूपीएससी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जो आपके डेफ में हॉबी ज़रूर मेंशन किया जाता है। क्योंकि आदमी क्रिएटिव है, जन्म से ही क्रिएटिव है, और वो क्रिएटिविटी जब आदमी परफॉर्म करता है वो हॉबी हो जाती है, और आगे चलकर हॉबी एक अलग ढंग का आपको पहचान प्रस्तुत करती है। दिस हॉबी मेक्स यू ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, दिस मेक्स यू द रियल स्ट्रेंथ ऑफ creativity. So you can say that every top brass people have certain sense of creativity, and this sense of creativity came to prominence by the idea of what? हॉबी। हॉबी आपको एक विचित्र आदमी, हॉबी आपको एक दूसरे से अलग आदमी, एक पावरफुल आदमी के रूप में प्रस्तुत करता है। तो जब आदमी का पैस टाइम का जब फ्री टाइम होता था, तो वो क्या करते थे? नॉर्मली दे यूज टू डू इन द कह सकते हैं केव के अंदर में क्या होता था? ये स्केचिंग किया करते थे। दे यूज टू डू द स्केचिंग एक्टिविटी। वो क्या करते थे? स्केचिंग करते थे। और स्केचिंग में आम तौर पे जो स्केचिंग दर्शाया जाता था, वो क्या दर्शाया जाता था? जानवरों का शिकार। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि उनका मेन एक्टिविटी वही था, वही उनका सबसे बड़ा कहा जा सकता है उनकी हॉबी रही होगी, या सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट वही होगा। अभी भी वर्तमान समय में अगर कहीं पे आपको पेंटिंग दिखाई जाती है या फिर स्केचिंग दिखाया जाता है, तो समाज में डेवलप कर रही समस्याएं होती हैं, समाज में हो रही व्यवस्थाएं होती हैं, और संसार में होती हुई चीज़ होती हैं, जिसमें सीनरी भी दिखाया जाता है, जानवरों का चित्र भी दिखाया जाता है, डांसिंग एक्टिविटीज़ भी। ये कुल मिला के ये जो भी रिक्रिएशन किया जाता है, इन सभी सबों में मानव की सोच सीमित होती। तो कहने का उद्देश्य है, मानव का थॉट प्रोसेस उस पीरियड में भी क्रिएटिविटी के था। और साथ ही साथ में जो पेंटिंग का थीम नज़र आता है, उसमें क्या देखा जाता है? हंटिंग सीन है। जो प्रीडोमिनेंटली क्या नज़र आता है? हंटिंग सीन। हंटिंग सीन का मतलब है उनकी प्राइम आवश्यकता क्या थी? शिकार करना, खाना। तो इस प्रकार की चीज़ें भीमबेटका में क्या नज़र आता है? इस प्रकार की हंटिंग सीन जैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। या बहुत सारी चित्रकारी जो पेंटिंग दिखाई जा रहा है, स्टिक फॉर्म में भी दिखाया जा रहा है, कई सारे जानवरों का भी चित्र दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके लिए मूलतः चीज़ क्या नज़र आती है? स्केचिंग। मूलतः क्या नज़र आती है? स्केचिंग। मानव को ये चीज़ नज़र आता है। तो अब क्या देखते हैं हम लोग? अब चौथा स्टेज में पहुँचते पहले आपने क्या देख लिया? टूल की उपयोगिता। टूल की उपयोगिता ने क्लियर कर दिया। मानव खाने पीने का जुगाड़ कर लेता है, अरेंजमेंट कर लेता है। साथ ही साथ आग भी जो है कि नहीं, फायर की भी डिस्कवरी हो जाती है मानव द्वारा, जाने या अनजाने में उसकी थोड़ी मोड़ी उपयोगिता भी हो जाती है। मानव ने उस टूल के माध्यम से अपने जीवन को क्या बनाया? सुखमय बनाया, सुखद बनाया, और फिर सुखमय सुखद। उसी स्टोन के ही माध्यम से मानव ने पेड़ की छाल से अपने शरीर को ढका या पत्तों से अपने आप को ढका। फिर क्या देखते हैं? मानव का जो फ्री टाइम होता था, मानव जो समय को बिताता था, उसमें स्केचिंग जैसी चीज़ें अभी भी भीमबेटका की कहा जा सकता है गुफाओं को देखते हैं, इस प्रकार की स्केचिंग जैसी चीज़ें नज़र आती। अब सवाल उठता है कि इन सारे डेवलपमेंट के साथ साथ अब क्या देखते हैं?
आदमी का डेथ होता ही, आदमी का बर्थ होता है, आदमी का डेथ हर हाल में होता है, होगा ही। अब जो दूसरी चीज़ नज़र आती है वो क्या नज़र आती है? डिस्पोजल ऑफ डेड, डिस्पोजल ऑफ डेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिस चीज़ को आप ध्यान दिलाना चाहूँगा, मैं आकृष्ट कराना चाहूँगा। डिस्पोजल ऑफ डेड मतलब क्या है? मानव है तो मानव की अंत्येष्टि होगी ही। चूँकि ये मानव थे इसलिए डिस्पोजल ऑफ डेड की भी प्रक्रिया थी। इस पीरियड में देखते क्या जो एविडेंस मिलता है, द डेड बॉडी was left to open field, यानी डेड बॉडी को क्या देखते हैं? डेड बॉडी को खुले में, मैदान में खुले में छोड़ दिया जाता था, खुले में छोड़ दिया जाता था। और इस डेड बॉडी को खुले में इसलिए छोड़ा जाता था कि ये फीड ऑफ एनिमल, यानी जो भी दूसरे जानवर हैं उसके फीड बन जाए, खुराक बन जाए, उसकी फीड बन जाए। और दूसरे एनिमल का अगर फीड बनते हैं वो, तो उस जानवर को मार के वो शिकार करेगा। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट, हाउ द मैन वॉज इंटेलिजेंट एट दैट टाइम। इसी समय से तो डेड बॉडी को क्या करते थे? फील्ड में छोड़ देते थे, और फील्ड में छोड़ने के बाद जाके जंगली जानवरों का वो फीड बन जाए, और फिर वो भी अगर शिकार करते हैं उस जंगली जानवरों को खा सके। तो सबसे यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात क्या होती है जो आप लोगों को सोचना होगा, चूँकि मैन उस पीरियड में कैनिबल नहीं था। कैनिबल का मतलब है आदमी आदमखोर नहीं था, आदमी आदमी का मांस नहीं खाता था। तो ये इस तथ्य की पुष्टि करता है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एविडेंस रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ दैट टू, मैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस टाइम। ये डिस्पोजल ऑफ डेड की प्रक्रिया आ जाती है। अब इसकी प्रक्रिया आने के बाद क्या देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज, जब एज को आपने पढ़ा तो ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल गई। और जानकारी का कोर कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहली चीज़ शुरू कहाँ से होता है? मैं रिव्यू कर दूं, टूल से होता है। तो जब इस साइकिल को देखते हैं तो क्या देखते हैं? टूल आगे चल के क्या करता है? आपके लाइफ को ईजी बनाता है, आपके लाइफ को ईजी बनाता है। लाइफ ईजी कैसे बनती है? लाइफ ईजी कैसे बन जाती है? हंटिंग से। हंटिंग से फिर क्या देखते हैं? हंटिंग के ही क्रम में क्या देखते हैं? फायर की खोज हो जाती है। जब इस दोनों की खोज हो जाती है तो मानव क्या देखता है? अपने शरीर को ढकने का जो प्रयास करता है, किस चीज़ से करता है? बार्क ऑफ द ट्री से, बार्क ऑफ द ट्री से। फिर साथ ही साथ क्या आता है? लीव्स देखते हैं, पत्तों से अपने शरीर को ढकना चाहता है। फिर आगे देखते हैं, खास बात क्या नज़र आती है कि मानव क्या करता है? क्रिएशन करता है, क्रिएटिविटी करता है। क्रिएटिविटी का पर्पस क्या नज़र आता है? स्केचिंग। यहाँ पर एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा आप लोगों को, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पैलियोलिथिक लोगों का। पैलियोलिथिक एज में क्या चीज़ मिलता है? स्केचिंग, स्केचिंग मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। दुनिया में अगर सवाल पूछा जाए कि दुनिया में कम्युनिकेशन का सबसे पहला माध्यम क्या था, आपका जवाब होगा स्केचिंग। ध्यान रहे कि भारत में जो भी अल्फ़ाबेट या विश्व में जो भी अल्फ़ाबेट का डेवलपमेंट हुआ है उसका श्री गणेश, उसकी शुरुआत कह सकते हैं, उसकी आरंभिक क्रिया स्केचिंग से होती। याद रहे, स्केचिंग से ही आपके अक्षर बने हैं, अक्षर का निर्माण हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं देता हूँ आप लोगों को। पहला उदाहरण जान जाओ आप। सपोज ये एक प्रकार का स्केच है, ये इस प्रकार की प्रक्रिया दर्शाई जा रही है। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ। दूसरी प्रक्रिया मैं दर्शा रहा हूँ, ये दर्शा रहा हूँ, ये दर्शा रहा हूँ, ये दर्शा रहा हूँ। तीसरी प्रक्रिया मैं ये दर्शा रहा हूँ, ये दर्शा रहा हूँ, ये दर्शा रहा हूँ, और तीसरी प्रक्रिया मैं दर्शा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये चार प्रक्रिया मैंने दर्शाया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये क्या लिखा है, आप कहोगे कि ये स्केचिंग। फिर मैं कहूं कि ये क्या लिखा है, आप जवाब दोगे ये कैपिटल ए है, स्मॉल बी है। फिर क्या देखते हैं? ये कैपिटल बी है, स्मॉल बी है। ये कैपिटल सी है, स्मॉल सी है। ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी। फिर मैं कहूँ कि ये क्या लिखा है, आप उर्दू की भाषा कहोगे अलिफ है, फिर कहोगे बे है, फिर कहोगे ते है, फिर कहोगे से है। फिर नीचे की बात करूँगा, आप कहोगे क है, ख है, गौ है, घा है। अगर एक चाइनीज़ से बोलोगे तो कहेगा कि ABCD जो अल्फ़ाबेट चाइनीज़ में होता है। तो क्या सवाल उठता है? अगर चाइनीज़ से कहोगे
चाइना के आदमी से, फ्रांस से कहोगे तो कहेगा कि कोई ऐसा लगता है स्केचिंग किया गया है। तो इसी तरह से कह सकते क्या हैं, इस मानव ने जो सबसे बड़ा योगदान इस दुनिया को दिया, स्केचिंग की व्यवस्था की। और जिस दिन आप इस भाषा को जान जाइएगा तो पता चला कि स्केचिंग भी आप जान गए। इस भाषा को आप जान जाइएगा तो क्या पता चलेगा, आपने अल्फ़ाबेट का भी आपने खोज कर ली। तो कुल मिला के ये कहा जाता है इसका सबसे बड़ा योगदान पैलियोलिथिक पीरियड का क्या है, पहली बार स्केचिंग आता है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि शॉर्ट हैंड भी लिखे जाते हैं। जब शॉर्ट हैंड की आप बात करोगे, शॉर्ट हैंड की बात करोगे, शॉर्ट हैंड ऐसे लिखे जाते हैं, शॉर्ट हैंड ऐसे लिखे जाते हैं। और अब जब IAS अधिकारी आप बनोगे तो क्या होगा, आपके साथ में एक आदमी होगा जो शॉर्ट हैंड जानने वाला होगा, आपके हर एक डिक्टेशन को वो शॉर्ट हैंड में लेगा, फिर इसको ट्रांसक्रिप्ट कर करके फिर नॉर्मल भाषा में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, पैलियोलिथिक पीपल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न डेज में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, इन्होंने सबसे पहला ज्ञान क्या दिया, लेटर का ज्ञान दिया। लेटर कहाँ से शुरुआत होता है, अक्षर से शुरू होता है। और अक्षर कहाँ से शुरू होता है, स्केचिंग से शुरू हुआ। तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर 500,000 साल पहले के लोग इस माध्यम से नहीं चले होते तो शायद हम लोगों का शब्दों का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, वर्ड का ज्ञान ये जैसी नहीं होती। ये सबसे बड़ी इन लोगों की क्या नज़र आती है, कंट्रीब्यूशन नज़र आता है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या कहा कि डिस्पोजल ऑफ डेड की सबसे बड़ी विशेषता क्या नज़र आती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य मैं आपको बता दूं। डिस्पोजल ऑफ डेड में मैंने क्या बताया कि डेड बॉडी को फील्ड में छोड़ देते थे। और या जान जाओ ये प्रक्रिया अभी भी वर्तमान समय में है, इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिविटी। वर्तमान समय में भी डेड बॉडी को जानवरों का फीड खिलाया जाता है। याद कीजिए, जो भी ज़ोरास्ट्रियन हैं, जो भी पारसी हैं, वो डेड बॉडी को कुएं में, हैंगर में लटका देते हैं क्योंकि डेड बॉडी को वल्चर खा जाए। ये परंपरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्तमान समय में भी अवेलेबल है। तो याद रखें, इसकी कनेक्टिविटी, पैलियोलिथिक एज की जो कनेक्टिविटी है वर्तमान समय में भी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती है। इसका प्रतिबिंब पूरी तरह से भारतीय समाज पे भी नज़र आता है। और एक और चीज़ को याद रखें, एक सवाल पूछा गया था, ये सवाल क्या है, विच एनिमल वाज डोमेस्टिकेटेड, यानी कौन सा जानवर जो पहली बार है डोमेस्टिकेट किया गया, जिसमें ऑप्शन है गोट, बकरी, फिर ऑप्शन है डॉग, कुत्ता, फिर ऑप्शन है बुफेलो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर ऑप्शन में नज़र आता है शीप, भेड़िया। और ये जान रखिए कि दुनिया में जो सबसे पहला एनिमल, सबसे पहला जानवर पाला गया वो कुत्ता था। मामला यहाँ तक नहीं रुकता है, सवाल ही उठता है क्यों, वाई डॉग वाज डोमेस्टिकेटेड। और फिर मैं सवाल करूं कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला या सबसे ज़्यादा पेट एनिमल कौन सा है, आपका जवाब होगा कुत्ता। सवाल उठता है कि क्यों है, सवाल उठता है क्यों है। आप कोशिश कीजिए कि इसका आंसर दे दें, क्योंकि यूपीएससी को क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, समझ चाहिए। क्यों है, रीज़न आपको तलाशना होगा हर एक चीज़ का। तो इसका जवाब है डॉग। अभी भी कुत्ते की जब व्यवस्था की बात करेंगे, हर जहाँ तक कि वर्तमान समय में एक स्टेटस सिंबल जैसी चीज़ें भी नज़र आती। तो इस तथ्य की जब पुष्टि की बात करते हैं, इसके एविडेंस की बात करते हैं, तो क्या मिलता है, डॉग पूरी तरह से इसको कहते हैं लेफ्ट ओवर फूड। मतलब क्या है, जो भी खाना बच जाता है 90% जो भी कुत्ते के पालन करते हैं, जिनके पास पेट है, 90% वो अनाज, वो खाना घर का बना होता है, जो बचा चीज़ होता है कुत्ते को दे देते हैं। इसलिए अमीर हो, गरीब हो, एलीट हो, हर के पास कुत्ता है, चीज़ें हैं। तो एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या नज़र आता है, कुत्ते का पालन। और कुत्ते को जो पालते थे उसके पीछे रीज़न यही था, जो भी खाना बच जाता था उससे सर्वाइवल करते चले गए। वो परंपरा अभी भी वर्तमान समय में है। तो कुल मिला के आप स्ट्रेटेजी को समझ लिए होंगे कि कैसे कनेक्टिविटी डेवलप की जाती है। सबसे पहले क्या लेते हैं, टूल का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, टूल से ही क्या नज़र आता है। इस पीरियड स्केचिंग कर देते हैं टूल से, फिर टूल से ही क्या नज़र आता है, शरीर के वस्त्र को ढक लेते हैं, फिर देखते हैं कि टूल से ही क्या है, सारी की सारी व्यवस्थाएं डेवलप हो जाती है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी आपके लिए सुखद अवस्था होगी कि अंडरस्टैंडिंग स्किल को आपने डेवलप किया और किस तरह से कनेक्टिविटी को जोड़ा जाता। इसी तरह से
आप कमेंट लिखिए, आप विचार दीजिए, सुझाव दीजिए। मैं फिर से मेसोलिथिक एज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। और यही नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा वर्तमान सोसाइटी में इसका क्या प्रभाव है, वर्तमान सामाजिक अवस्था पर पैलियोलिथिक पीपल का क्या प्रभाव है। इसी के साथ मैं प्रस्थान कर रहा हूं प्राजस्व के प्लेटफॉर्म से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।